दोस्तों, ये एक्सप्लोर पोटोहार सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से के अख्ताम पर हमने आपको बताया कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सही मायनों में हिंदुस्तान की इस्लामी सल्तनत का बानी शुमार किया जाता है। जिस दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फलस्तीन और शाम में सलीबी जंगों में मसरूफ होते हैं, तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में गजनवी डायनेस्टी तब्दील हो जाती है और इसकी जगह गौरियों की हुकूमत वजूद में आती है। तकरीबन 1192 में वो दौर के जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रिचर्ड द लायन हार्ट के साथ आखिरी अमन मुआहदा करते हैं और तीसरी सलीबी जंग खत्म होती है, तो ये वो दौर होता है कि जब एन इसी वक्त गौरियों में से एक शाह सवार शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दिल्ली के करीब हरियाणा के सूबे में एक मैदान जंग में राजपूत हिंदुओं के सामने सफे राह होता है। गौरी सल्तनत के क्याम से पहले आपको याद होगा कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। इन तमाम हमलों का मकसद हिंदुस्तान पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान को सॉफ्ट अप करना था, नरम करना था, ताकि बाद में आने वाले मुसलमानों के लिए वहां जाकर इस्लामी रियासत कायम की जा सके। लेकिन जो आज का पाकिस्तान, पिशावर से लाहौर और मुल्तान तक के तमाम इलाके महमूद गजनवी ने अपनी गजनवी रियासत में शामिल कर लिए थे। तकरीबन 1173 में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनवी रियासत को तब्दील करके गौरी हुकूमत कायम करते हैं और इन इलाकों के गवर्नर बनते हैं, तो वो ये तहैया करते हैं कि अब हिंदुस्तान पर बाकायदा लश्कर कशी की जाए और हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत में शामिल किया जाए। ये वही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी राजपूत हिंदुओं और ब्राह्मणों के दिलों में इस वक्त जो दहशत तारी कर रहे थे, आज भी वो दहशत गौरी के नाम से इंडियंस पर कायम है। दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर तराइम के मैदान में तुर्क फौज राजपूतों की हिंदू फौज के सामने सफे राह होती है। हिंदुओं के लश्कर में तकरीबन 2 लाख सवार, 300 हाथी, बेअंदाजा पैदल फौज होती है। दिल्ली का राजा गोंदा बजाते खुद इसकी क़यादत करता है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज में मौजूद तुर्क दस्तों ने पहले कभी हाथियों की इतनी बड़ी दीवार नहीं देखी थी और ना ही मुसलमानों के घोड़े पहले कभी हाथियों से मानूस थे। मुसलमानों की फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, राइट फ्लैंक, लेफ्ट और सेंटर। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने सेंटर यानी मरकज में अपनी जगह बनाई। जब राजपूतों की फौज मुसलमान फौज से आकर टकराई तो मुसलमानों के घोड़े बिफर गए और दोनों फ्लैंक मुसलमानों के शटर हो गए। इस कैफियत में जब राइट और लेफ्ट फ्लैंक पीछे हट गए तो गौरी सिर्फ अपने मरकज के साथ पूरे इस 2 लाख लश्कर के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के टिके रहे। मगर दबाव इतना शदीद था कि अब मुसलमानों की सफ़ें उखड़ने लगी। गोंदा बजाते खुद एक हाथी पर बैठकर गौरी के सामने आया और दोनों बादशाहों की 10 ब-10 लड़ाई होती रही। इस लड़ाई में दोनों शदीद जख्मी होते हैं। इससे पेस्तर के गौरी मैदान जंग में गिरते इनके एक गुलाम ने आगे बढ़कर इनको सहारा दिया और अपने घोड़े पर बिठाया और मैदान जंग से दूर निकल गया। आज दुनिया इस गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से याद करती है, जो बाद में दिल्ली के पहले सुल्तान बने। मैदान जंग से पीछे हटने के बाद हिंदू फौज ने मुसलमानों का 40 किलोमीटर तक ताकुब किया। मुसलमानों के लिए ये बहुत जिल्लत आमेश कस थी। मुसलमान दस्ते गौरी की क़यादत में लाहौर पहुंचे और यहाँ पर मुसलमानों ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। लेकिन ये मुसलमानों की पहली कैंपेन तकरीबन खत्म हो चुकी थी। ये फैसला किया गया कि दोबारा गजनी जाया जाए और वहां जाकर अपने आप को रीग्रुप करेंगे, रीऑर्गेनाइज करके आइंदा आने वाले सालों में दोबारा मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। शहाबुद्दीन गौरी को अपने जर्नल्स की नाकामी का शदीद अफसोस था।
उन्होंने अपने दस्तों की नाकामी के जिम्मेदारान उन सरदारों को ठहराया जो कि पहली दफा इस जंग में आए थे और हाथियों का मुकाबला करने की बजाय राह फरार इख्तियार करना मुनासिब समझा। इस गैरतमंद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इस कदर सदमा था कि इसने कसम खाई कि जब तक दोबारा हिंदुस्तान जाकर राजपूतों को इसी मैदान में शिकस्त नहीं देगा उस वक्त तक ना अपने कपड़े बदलेगा और ना ही बच्चों और बीवी से मिलेगा। उस शिकस्त के बाद गौरी ने अपना वादा पूरा किया और तकरीबन 1 साल ना तो कपड़े बदले और ना अपने बीवी बच्चों से मिला। इसका इरादा ये था कि अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, तरतीब दिया जाए और दोबारा लश्कर कशी की तैयारी हो। लेकिन इसकी फौज को इतना शदीद नुकसान पहुंचा था उस पहली तराइम की जंग में कि इसके सिपह सलारों के मुताबिक कई साल लगने थे। इसके बाद मुसलमान फौज तैयार होती दोबारा लश्कर कशी के लिए। लेकिन इसी दौरान एक गैर मामूली वाकया होता है। सुल्तान शहाबुद्दीन अपने महल में सो रहे होते हैं तो ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखते हैं जो इन्हें दावत देते हैं कि आओ हिंदुस्तान तुम्हारा है और अब तुमने हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। ये बेचैन होकर उठते हैं इसी खून आलूदा लिबास में जो इन्होंने 1 साल पहले तराइम की जंग में पहना था और अभी तक तब्दील नहीं किया था। अपने जनरल से मशवरा किया जाता है और तमाम जनरल्स ये कहते हैं कि इस बात में कोई उम्मीद नहीं कि हमारी फौज कई साल तक तैयार हो सके। मगर अगली रात ख्वाब में वही खूबसूरत रूहानी बुजुर्ग आते हैं और डबट देकर कहते हैं जब तुम्हें बुलाया जा रहा है हिंदुस्तान आने के लिए तो तुम क्यों नहीं आते हो। अब सुल्तान गौरी उठते हैं और अपने आसपास के तमाम अल्लाह के नेक साले बंदों और फकरा से राब्ता करते हैं और इस ख्वाब की ताबीर पूछते हैं।